नमस्कार मित्रों, आज का हमारे गुरुवार का जो मीटिंग है ये एक साधारण ऐसा चर्चा की सभा नहीं है। आज एक हम बड़े एक आदमी को याद कर रहे हैं। वो है हमारे गुजरात के बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीजन्स, कंसर्न सिटीजन जो थे वो हमारे इंदु कुमार जानी, जो हमारे बच्चे रहे नहीं। ये कोरोना के दरमियान ऐसे समाचार हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन ऐसी एक कोरोना के समय पर हम गुजर रहे हैं, ना हम मिल पाते हैं, ना हमको ठीक ढंग से गुड बाय भी कर सकते हैं, ना उनके श्मशान में हम जा सकते हैं, ना कोई बेचना में जा सकते हैं, ना किसी हॉल में हम किसी जगह में भी उनकी स्मरण सभा कर सकते हैं। हमारे पास में एक जरिया रह गया है, ये है ऑनलाइन का। और ऑनलाइन के में एक लिमिटेशंस होते हैं। मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग हिंदी जगत में गुजरात में जो लड़ने वाले जो थे, जो बीजेपी का कम्युनलिज्म, आरएसएस का राष्ट्रवाद, ये लड़ने वाले में से जो हैं वो इम्पोर्टेंट फिगर्स जो हैं उनको शायद बहुत लोग जानते नहीं हैं। यहाँ गुजरात में सख्त हम लड़ते रहे कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ में, और उनमें से इंदु कुमार जानी, जो इंदु भाई के नाम पे जाने जाते थे, वो एक सख्त योद्धा के हिसाब से, एक कंसर्न सिटीजन के हिसाब से, जो लिखते थे, बोलते थे, मोर्चे में हाजिर रहते थे, सबको स्ट्रेंथ देते थे, वो इसी कोरोना के दरमियान हमसे चल बसे। ये एक बहुत बड़ा एक शून्यता हमारे अंदर, गुजरात में हमारे अंदर एक शून्यता खड़ा हुआ। तो उनको बारे में कुछ दो शब्द मैं आपके सामने रखूँगा। गुजरात का जो ये कि बाबरी मस्जिद का पतन के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद गुजरात का पॉलिटिक्स में, सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बाबरी से लेकर कारनेज 2000 का तक, 2000 नरसंहार तक जो है, उसकी तक मान लीजिए जो इतना लंबा सफ़र जो है, ये सफ़र के अंदर में बहुत उथल पुथल, बहुत परिवर्तन हुआ। बाबरी मस्जिद और कारनेज, नरसंहार, इसके सामने को डट के खड़े रहे कुछ कंसर्न सिटीजन्स, लेखक, कवि, पत्रकार, अध्यापक, शिक्षक, कर्मशील, महिलाएं, सब खड़े रहे और इसको मुकाबला करने की कोशिश की। एक फैसिस्ट अनस्लट के सामने मुकाबला सब मिलकर कोशिश की। एक करते करते एक प्रकार का एक कम्युनलिज्म खिलाफ लड़ने के लिए एक सेकुलर में विश्वास करने वाले एक परिवार जैसे हम हो चुके थे। उस परिवार में हम इंदु भाई के परिवार में हम लोग शामिल थे। वो जो लड़ाई जो हम लड़ते थे वो शामिल थे। तो उन्होंने कम्युनलिज्म खिलाफ लड़े, सेकुलरिज्म के लिए लड़े। साथ ही साथ इस दरमियान भी जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो माहौल चला, एक तरह कम्युनलिज्म, एक तरह से लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़, एक सद बाद में सिविल लिबर्टीज, डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर जो आक्रमण ये चलता रहा। तो इसके सामने भी लड़ना पड़ा। गुजरात में लैंड राइट, ट्राइबल राइट, मजदूर के अधिकार, नारी की अधिकार, शर्ट पहन में और काम के अगरियाओं का अधिकार, और फाइट करने का अधिकार, ये सारे जो एक प्रकार लड़त जो चलता था, इसको सामाजिक रूप में इसको सबके संवेदनशील करना, उनको जागरूक करना, कॉन्शियस करना और इसके लिए खड़ा रहना, आवाज़ देना, इंदु भाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने एक पेपर का संपादन करते थे, उसका नाम था नया मार्ग। बरसों से चलते आ रहा था वो, और ये एक प्रकार का वॉइस, ये जो है निपीड़ित, लांछित जो लोग, निष्पेषित जो लोग हैं, उनकी आवाज़ को ही बुलंद करता था ये नया मार्ग। उसके संपादन करते थे और खुद भी लिखते थे। तो एक तो देखिए हम लोगों ने
जो लड़ाई जो किया था कम्युनलिज्म के खिलाफ में, साथ में एलपीजी के खिलाफ में जो लड़ाई की, उसमें साथ में काफ़ी लोग भी जुड़े हुए थे जो आज हमारे बच्चे नहीं है। चुनी भाई वैद्य, इलाबेन पाठक, दिगन भाई ओझा, ये लोग आज हमारे साथ नहीं है। हमारा आंदोलन इसके कारण थोड़ा कमज़ोर भी पड़ा और तब तक कोरोना भी आ गया। लेकिन इंदु भाई एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाए, जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उनका जो हास्य रूप, उनका इनकरेजिंग करने के बाद तबीयत तो ख़राब रहता ही था, सबको उम्र भी हो गया था, लेकिन तबीयत ख़राब रहता। लेकिन तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी गिरते से गिरते कुछ ही प्रोग्राम में आ जाते थे। ह्यूमन चेन का प्रोग्राम हो या कोई इनकम टैक्स में स्लोगन देना हो, डेमोन्स्ट्रेशन करना हो, या मीटिंग में भाषण देना हो, या हर चीज़ों में आर्थिक के टाइम के जो निष्पेषित लोग जो हैं, निपीड़ित लोग जो विस्थापित लोगों का लिए खड़ा होना हो, जो दुष्काल के लिए भी भी खड़ा होना हो, तो सब चीज़ों में उनका एक भूमिका होता था, बोलना होता था, हाजिरी होता था, वो हाजिर रहते थे। तो आज वो हमारे बच्चे रहे नहीं। इसके कारण हमको एक प्रकार का बहुत क्या बोलते हैं कि कभी कभी लगता है कि क्या हम सचमुच अनाथ हो गए क्या, ऐसा कभी कभी लगता है। लेकिन हमने जो उन्होंने जो स्ट्रगल हमने जो हम लोगों ने जो शुरू किया था, उसमें जो इंदु भाई शामिल थे, तो हमारे स्ट्रगल के बीच में इंदु भाई रहेंगे, इंदु भाई हमारे बीच में हर वक्त रहेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, इंदु भाई, लॉन्ग लिव इंदु भाई, इंदु भाई अमर रहे। इंदु भाई, आपको हम भूलेंगे नहीं, आप हमारे स्ट्रगल के बीच में रहेंगे। इंदु भाई प्रणाम। મિત્રો, આપણા આંદોલનના સાથી ઇન્દુકુમાર જાનીને અંજલિ આપવાનો સમય આવો અણધાર્યો વહેલો આવશે એવો ખ્યાલ નહોતો. એ માદા ચાલતા હતા, પ્રવૃત્તિઓ ઓછી કરી હતી, નયા માર્ગ વર્ષથી બંધ કર્યું હતું, પણ છતાં એમની હાજરી હતી અને સંપર્કો પણ હતા. એટલે કે આ કોરોનાનો સપાટો ન લાગ્યો હોત તે આપણી વચ્ચે હોવાના હતા. મેં નયા માર્ગનો ઉલ્લેખ કર્યો. ભલે આજે નયા માર્ગ વર્ષથી બંધ હોય, પણ ઇન્દુભાઈ અને નયા માર્ગ એકબીજાની પર્યાયી ઓળખાણ જેવા હતા. અને મને ઇન્દુભાઈને વિશે જ્યારે વાત કરું ત્યારે જે વસ્તુની એક ખાસ અપીલ લાગે છે એ શું છે તે મારે કહેવી જોઈએ. એ નયા માર્ગ સુધી પહોંચ્યા એ પહેલાં તો બેંક કર્મચારી હતા અને બેંક યુનિયનના આગેવાન પણ હતા. અને એ જમાનામાં ગુજરાત સરકારે જે જમીન વિકાસ બેંક ચાલુ કરી હશે એના અધ્યક્ષ ઝીણાભાઈ દરજી હતા. અને એ બેંકના જે બધા કર્મચારીઓ, એમનું જે યુનિયન, એમાં આગળ પડતી ભૂમિકા ઇન્દુભાઈની હતી. એટલે એક રીતે તો ચેરમેન અને યુનિયન આગેવાન બેની વચ્ચે સંઘર્ષનો સંબંધ હોઈ શકે, પણ પ્રત્યક્ષ પરિચય પછી ઝીણાભાઈના જે આગ્રહો, એમાંથી ઇન્દુભાઈને એક વાત સમજાઈ કે સંગઠિત ક્ષેત્રના પ્રશ્નો છે એના કરતાં પણ અસંગઠિત ક્ષેત્ર જે છે, જે વંચિતો છે, અસંગઠિત છે, એમના પ્રશ્નો એ વધારે ધ્યાન માગે છે. અને એ રીતે એમનો અગ્રતાક્રમ બદલાયો અને એમણે બેંકની એક સુરક્ષિત પગારવાળી નોકરી છોડી અને અસંગઠિતોના કામમાં ઝુકાવ્યું. ગુજરાતમાં નાગરિક સમાજની રીતે જે બધી પ્રવૃત્તિઓ કહીએ એના સંદર્ભમાં ઇન્દુભાઈની સામેલગીરી વિશે મને બે વાતો ખાસ કહેવા જેવી લાગે છે. એક તો એ છે કે નાગરિક સમાજ અને સ્વૈચ્છિક પ્રવૃત્તિઓ, આ બેનો વિશિષ્ટ પ્રકારનો વિકાસ નાગરિક સમાજની વિભાવનાનો અને વ્યવહારનો અને
સ્વૈચ્છિક પ્રવૃત્તિઓનો એક જુદા પ્રકારનો વિકાસ 1974-75ના જેપી આંદોલન અને 77ની જનતા સરકાર પછી એ ગાળામાં થયો. ઝીણાભાઈ અને ઇન્દુભાઈ તો એક રીતે ઝીણાભાઈના માનસપુત્ર તરીકે પણ ઓળખાય. તો ઝીણાભાઈનું રાજકારણ 1974-75, 77 અને તે પછી બધો વખત ઇન્દિરા ગાંધી એ જે ગરીબી હટાવોનું નવું બળ પેદા કર્યું હતું એની જોડેનું હતું, એમની પોતાની સમજ પ્રમાણે. અને જુગતરામ કાકા જેવા એક બહુ સંનિષ્ઠ માણસની છાયામાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે જાહેર જીવન વિકસ્યું સ્વરાજના મૂલ્યોમાં, એમાં ઝીણાભાઈ એક વંચિત તરફી, ગરીબ તરફી રાજનીતિના આગ્રહી તરીકે બહાર આવ્યા અને એમનું બધું કોંગ્રેસ મારફત રહ્યું. પણ આ જે 77 પછીનો જે સમય છે એ નાગરિક સમાજની વિભાવના અને વ્યવહારના વિકાસનો અને સ્વૈચ્છિક પ્રવૃત્તિઓ અને NGO પ્રકારના ઉન્મેષોનો એ તો કોંગ્રેસથી સ્વાભાવિક રીતે જુદી રીતે વિકસેલો છે. ઇન્દુભાઈના કેસમાં એવું બન્યું કે એમણે ઝીણાભાઈની પ્રતિભા ઝીલી, એનો આદર કર્યો, એમના માનસપુત્ર જેવા બની રહ્યા અને પક્ષ તરીકે કોંગ્રેસ માટે એમને પસંદગી હોય અને ખાસ કરીને જો ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે પસંદગી હોય તો કોંગ્રેસ જ હોય એવું બધું ખરું. પણ એમણે કોંગ્રેસમાં સભ્ય તરીકે સક્રિય બનવું પસંદ ન કર્યું. ટિકિટ સામેથી મળતી હતી અને જ્યારે જીતવાની શક્યતા હતી ત્યારે પણ કોંગ્રેસ ઉમેદવાર બનવું પસંદ ન કર્યું. અને એ ખેત વિકાસ પરિષદ મારફતે ખેત મજૂરોના યુનિયનમાં અને આશ્રમ શાળાઓ સંચાલનમાં અને બીજી રીતે વંચિત તરફી જાહેર જીવનમાં સક્રિય રહ્યા અને હંમેશા એક કોમવાદથી હટીને એક બિનસાંપ્રદાયિક ભૂમિકાથી કેવી રીતે પ્રવૃત્તિઓ કરવી એના એ પક્ષધર રહ્યા. એટલે એક રીતે કોંગ્રેસ કુળના પણ 77 પછી જે નવા પરિબળો આવ્યા એને સમજનારા અને એ રીતે કોંગ્રેસની સાથે છતાં એમાં અંગભૂત નહીં એ રીતે એમણે પોતાનું એક જાહેર જીવન વિકસાવ્યું અને ચલાવ્યું. નયા માર્ગ પત્રિકા, આમ તો આમનું નામ ઇન્દુકુમાર, એ પણ એક સાહિત્ય સંસ્કારમાંથી આવેલું, કારણ કે પિતા અમૃત જાની એ જૂની રંગભૂમિના બહુ સારા કલાકાર. એકવાર અમૃતભાઈને મેં પૂછ્યું કે તમને તમારી કઈ ભૂમિકા યાદ આવે છે, ત્યારે એમણે કહ્યું કે મેં ફલાણી વખતે કુમુદ સુંદરની ભૂમિકા કરી હતી, એ મને ઘણી યાદ આવે છે. એમ તો પછી એમને મને લાગે છે કે દોસ્તોવસ્કીના એના પરથી ઉતરેલા એક નાટકમાં રાસ્કોલનિકોવની ભૂમિકા પણ કરી હતી. બીજી પણ ઘણી કરી હશે. પણ સાહિત્ય રસિક એટલે નાનાલાલનું જે ઇન્દુકુમાર, એના પરથી એમણે પુત્રનું નામ ઇન્દુકુમાર રાખ્યું. પણ પિતાનો સાહિત્ય સંસ્કાર કે વારસો ઇન્દુકુમારે જુદી રીતે, જેને આપણે એક દલિત વંચિત તરફી માનવતાના ઝોકવાળું જે સાહિત્ય, પ્રતિબદ્ધતાવાળું, એ એમનો વિશેષ ઝુકાવ રહ્યો. અને નયા માર્ગ ખાસ કરીને ગુજરાતમાં દલિત સાહિત્ય અને દલિત કવિતા બધાને પોતાનું પ્લેટફોર્મ મળે એ રીતે વિકસ્યું. અનામત 1981-85નો ગાળો, અનામત વિરોધ ઉત્પાતનો, એમાં નયા માર્ગની ભૂમિકા બહુ જ સારી રહી ન્યાય તરફી. ગુજરાત સાધારણ રીતે છેલ્લા વર્ષોમાં 3 પત્રોથી ઓળખાય છે. ગુજરાત એક વર્ગમાં નારાયણ દેસાઈ જેમ હંમેશા કહેતા કે ભાઈ આપણે બધા મિત્રો બીજું કંઈ ના વાંચી શકીએ તો છેવટે ભૂમિપુત્ર, નિરીક્ષક ને નયા માર્ગ, આ 3 તો વાંચવા જોઈએ. આપણા જે મિત્રો પ્રવૃત્તિઓમાં રસ છે એમણે ઓછામાં ઓછું આ 3 પત્રો તો વાંચવા જોઈએ. તો આમાં જે નિરીક્ષક છે
એ 1968માં શરૂ થયેલું, ઉમાશંકર જોશી વગેરેનું સર્જન. ભૂમિપુત્ર એથી પણ વહેલા આવેલું. વિનોબાજીએ ભૂદાન આંદોલન શરૂ કર્યું અને કેરળના પોચમપલ્લીમાં એમને દલિતને જમીન મળે તો એનો નિર્વાહ નીકળી રહે એ માટે જમીનની ટહેલ નાખી અને જમીન મળતી થઈને ભૂદાન આંદોલન શરૂ થયું. એમાંથી ગુજરાતમાં ભૂમિપુત્ર આવ્યું. 1968માં જ્યારે ઉમાશંકર જોશી, પુરુષોત્તમ માવળંકર, ઈશ્વર પેટલીકર, યશવંત શુક્લ, HM પટેલ આ બધા મળ્યા અને એમણે નિરીક્ષક શરૂ કરવાનો વિચાર કર્યો. ત્યારે એમના મનમાં જે લાગણી હતી તે એ હતી કે સ્વરાજના 20 વર્ષ થઈ ગયા અને રાજ્યકર્તાઓની પહેલી પેઢી ગઈ અને હવે લોકશાહીના મૂલ્યોને એક પ્રકારનો ઘસારો પહોંચવાનો, હાણ પહોંચવાનું શરૂ થયું છે. અને એમાંથી HM બાદ કરતાં બાકીના ચારેય મિત્રો બહુ વ્યાપક અર્થમાં આપણે જેને લોકશાહી સમાજવાદ કહી શકીએ એમાં માનનારા, અને એમણે નિરીક્ષક એ રીતે વિકસાવ્યું. નયા માર્ગનો ઉછેર એ જરા જુદી રીતે. ઝીણાભાઈ દરજીએ ઇન્દિરાજીના ગરીબ તરફી રાજકારણના શરૂઆતના દિવસોમાં નયા માર્ગ એ જિલ્લાના કોંગ્રેસમેનોની એક પત્રિકા તરીકે શરૂ કર્યું હશે, પણ સનતભાઈ વગેરેનો સંપર્ક એમાં સધાયો અને આગળ ચાલતા ઇન્દુભાઈએ જવાબદારી લીધી તંત્રી તરીકે. એ આખા ગાળામાં નયા માર્ગનું આખું રૂપાંતર થઈ ગયું અને એ વંચિત તરફી રાજનીતિ અને શોષિતોની શોષણ મુક્તિના ઉપાયો અને સંઘર્ષો એને વાચા આપતું એ બની રહ્યું. એટલે 1981-85માં ગુજરાતે જે દલિત વિરોધી એક નફરત અને હિંસાનું વાતાવરણ જોયું અને એ વખતે આ ત્રણેય પત્રો ભૂમિપુત્ર અને નિરીક્ષક એ સ્વાભાવિક રીતે ન્યાયને પડકે રહ્યા, પણ જેને દલિતોને પોતાની જ વાત અને પોતાનું જ પત્ર લાગે એવી એક વિશેષતા એ નયા માર્ગની રહી. એટલે નયા માર્ગ એના પૂર્વકાળની રીતે વિચાર કરીએ તો ભૂમિપુત્ર કે નિરીક્ષકની જેમ કટોકટી અંગે સ્પષ્ટ ભૂમિકામાં ન હોય, બલકે સમર્થનમાં હોય એમ પણ હોઈ શકે. પણ કટોકટી ઉઠ્યા પછી ઇન્દુભાઈએ જે સંભાળ્યું પાછળથી 80 પછી, એમાં એમણે લોકશાહી ના મૂલ્યોનો આગ્રહ અને ખાસ કરીને અધિકારવાદનો વિરોધ એ પણ પોતાના એનો એક સ્થાયી ભાગ બનાવ્યો. એટલે એ રીતે આ ત્રણેય પત્રો પાછા પોતપોતાના તર અને તમ સાથે અલગ અલગ ઉછેર, ગોત્ર અને ભૂમિકામાં જેને કે નુઆન્સીસનો ફેર, શેડ્સનો ફેર, એ છતાં જાહેર જીવનમાં એકંદરે જેને આપણે ન્યાય અને સમતાની લડાઈ કહીએ, અધિકારવાદ સામેની અને ન્યાય માટેની અને સમતા માટેની, એમાં પોતપોતાની રીતે જોડે ચાલનારા અને સાથી બની રહ્યા. આ મેં જરાક વધારે વિગતથી વાત કરી છે, પણ એ સમજાવવા માટે કે નયા માર્ગની વિશેષતા એ ગુજરાતમાં દલિત એને જે વાચા આપી. દલિત કવિતાના પત્રો તો પહેલાં પણ નીકળ્યા હતા, ઇતિહાસના ક્રમમાં જોઈએ તો આક્રોશ છે, કાળો સૂરજ છે, પણ દલિત કવિતાને પોતાને માટે ઘરનું ઘર જો મળ્યું હોય તો એ લાંબા સમય સુધી નયા માર્ગને જ ગણી શકાય. અને એ ઉપરાંત જોસેફ મેકવાન જેવા લેખક એ એમની કલમ ઘણા વખત બંધ રહ્યા પછી ચાલુ થઈ અને સાહિત્યિક રીતે વ્યાપકપણે વિકસી. એમાં પણ નયા માર્ગે જે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું એનો ફાળો હતો. જેમ અનામત વિરોધી ઉત્પાદનો મેં ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો, એમ 77 પછી અને આ બધા વર્ષોમાં આવેલી એક વધારાની વાત એ
આપણે જેને એમ કહીએ કે 1992 અને 2002ના બનાવો, ગુજરાતના મોટા છાપા, અલબત્ત સમકાલીન ગુજરાત મિત્ર અને ગુજરાત ટુડે જેવા અપવાદો બાદ કરતા જેને ગુજરાતના મોટા છાપા કહી શકાય, એ બધા જ આ બંને સમયમાં કોમવાદી પરિબળોની એક પ્રકારે તરફેણ કરનારા હતા અને બિનસાંપ્રદાયિકતાને બાજુએ મૂકનારા હતા. અને એ વખતે ભૂમિપુત્ર, નયામાર્ગ અને નિરીક્ષક એ ત્રણેય એક બિનકોમવાદી ભૂમિકા લેવાની જવાબદારી બજાવી. તનુકાય જેને કહીએ એવા આ પત્રો હતા. અને એ રીતે ઇન્દુભાઈનો એક સળંગ રોલ રહ્યો. વધારે એમના વલણો કર્મશીલ હતા. પત્રકારત્વમાં એ કર્મશીલતાના એક ભાગ તરીકે આવ્યા, પણ એક કર્મશીલ પત્રકાર તરીકે એમણે જે નયાબાગની એક વિશેષતા જે હતી એમના કામની, એ એમણે શરૂઆતના વર્ષોમાં જે બધા પ્રશ્નો હોય અને પીડિતો હોય એની સ્થળ મુલાકાત લઈને લાંબા અહેવાલો જે આપ્યા, એ જે મુખ્ય ધારણા છાપામાં ના આવે. આ વાત કરું છું ત્યારે મને યાદ આવે છે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં શેરડી કામદારોનો પ્રશ્ન, જે કોઈતા કહેવાતા, એમાં પણ આપણું માનસ પ્રગટ થાય છે. કોઈતા છે, કોઈતો એટલે શેરડી વાઢવા માટેનું જે તમારું ઓજાર હોય તે, પણ એ ઓજાર જેને વાપરવાનું છે એ માણસે કોઈતો જ કહેવાય. એનું પોતાનું જાણે કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ કે ઓળખ નથી. આ કોઈતાઓના વાસ્તવિક પ્રશ્નો, એમના હકના પ્રશ્નો, અધિકારના પ્રશ્નો, ન્યાયના પ્રશ્નો, અલ્પતમ વેતનના પ્રશ્નો, આ બધા અંગે સ્થળ મુલાકાત પછી જે વિગતવાર લેખમાળા નયામાર્ગમાં ઇન્દુભાઈએ કરી, એણે ઘણી અસર પહોંચાડી. અને ગિરીશભાઈ પટેલે એ ધોરણે PIL પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ લિટિગેશનનો રાહ લીધો અને એને કારણે ગુજરાતના શેરડી કામદારોને આટલા લાંબા વર્ષોમાં પહેલી જ વાર ન્યાય મળ્યો. આ એમના જાતભાતના જે રિપોર્ટો એક કર્મશીલ પત્રકાર તરીકે ન્યાયમાર્ગમાં આપણે લીધેલા, એના એક ઉલ્લેખ તરીકે આ મને ખાસ યાદ કરવું જોઈએ. મેં કોઈ એમ કે ચાલુ અર્થમાં જીવનરેખા અને અંજલિ આપવાનો પ્રયાસ નથી કર્યો. મારે માત્ર અત્યારના ગુજરાતના સંદર્ભમાં એમનું જવું એ કેમ એક અપૂર્ણીય ક્ષતિ જો આપણને લાગે છે, એનો એક પર્સપેક્ટિવ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અને લડતના આંદોલનના એક સાથી અને મિત્ર તરીકે ઇન્દુભાઈને હૃદયપૂર્વક એક વિદાય વંદના પાઠવવાનો મારો ભાવ છે. नमस्ते दोस्तों, सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की ये वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में बात करेंगे इकरा खान। इकरा खान जो कि एक लॉयर है, साथ ही साथ बाइलिंगुअल पोएट भी है और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट भी है। वो हमारे सामने बात रखेंगे न्यायिक संयम से न्यायिक कर्तव्यों के त्याग तक, इस विषय पर वो हमारे सामने अपनी बात रखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी जुडिशियल सिस्टम, एंटायर जुडिशियल सिस्टम जो एक क्राइसिस को फेस कर रही है, जिस तरह से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से शुरू करके फार्मर्स प्रोटेस्ट तक हम लोगों ने जो एक पूरा एक जो पूरी 1 by 1 जो हमने सारे इंसिडेंट जो देखे, किस हिसाब से किस तरह से हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट से दूर होते जा रहे हैं, इन सारी बातों को अपनी बातों में अपने डिस्कशंस में इकरा खान रखेंगे। तो मैं इकरा जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी बात शुरू करें। इकरा जी। हेलो एवरीबॉडी, आज हम जुडिशियल एब्डिकेशन यानी न्यायिक कर्तव्यों के त्याग पर बात करेंगे।
सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्या सिद्धांत हैं जो न्यायपालिका अपने निर्णय देने में कौन सी फिलॉसफीज, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि पिछले 2 सालों के कुछ इम्पोर्टेंट केसेस जहां पे जो है हमने जुडिशियल एब्डिकेशन, क्योंकि हमारा टॉपिक है न्यायिक कर्तव्यों का त्याग, ये हमने कहाँ कहाँ पे देखा है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल जानना जरूरी है, जो कि मोंटेस्क्यू ने दिया था ये सिद्धांत। इसके तहत राज्य की जो शक्तियां हैं, हमारा प्रशासन इसी मॉडल, इसी सिद्धांत पे बेस्ड है कि राज्य की जो शक्तियां हैं वो 3 अंगों में बांट दी जाती हैं, यानी हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका। और ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी एक अंग के पास जरूरत से ज्यादा अत्यधिक शक्तियां ना पहुंचे और वो किसी के अधिकारों को हानि पहुंचाने के लायक ना हो। और अगर वो किसी के अधिकारों को हानि पहुंचाए तो इन तीनों अंगों के बीच में एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है, जिससे वो अगर कोई एक अंग अपने पावर से अत्यधिक पावर यूज कर रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है जिसका उसे अधिकार नहीं है, तो दूसरा जो अंग है, जैसे अगर कार्यपालिका कुछ अपने पावर्स के आउटसाइड कुछ काम कर रही है तो न्यायपालिका उसके इस एक्शन पे रोक लगा सकता है। तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इनमें आपस में है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से न्यायपालिका का क्या कर्तव्य बनता है कि कार्यपालिका और विधानपालिका जो भी ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो भी लॉज बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, वो उनका जुडिशियल रिव्यू करती है, यानी संविधान की रोशनी में उन्हें पढ़ के देखती है कि ये संविधान के हिसाब से है या नहीं, और अगर नहीं है तो उन्हें रद्द किया जाता है। नाउ इन निर्णयों को लेने में हम देखते हैं कि 2 तरह के जो है स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, 2 तरह की अप्रोच है जो कि न्यायपालिका यूज करती है। पहला तो, और इनके बीच में काफी डिबेट है कि इन दोनों में से कौन सी अप्रोच जो है सही है, और ये डिफर करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही अप्रोचेस फॉलो करी हैं अलग अलग केसेस में। पहला है जुडिशियल एक्टिविज्म, पहला है जुडिशियल रिस्ट्रेन, यानी न्यायिक संयम, जहां पे न्यायपालिका संयम दिखाती है, यानी कि वो खुद से अपनी समझ को अप्लाई करके कानून को नहीं पढ़ती, बल्कि विधानपालिका ने जैसा कानून लिखा है उसका एक एक अक्षर, एक एक उसकी भाषा को वैसा का वैसा ही इंटरप्रेट करती है, और उसमें वो अपने कोई एडिशंस नहीं करती या उस बदलते कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसे नहीं देखती। बहुत ही स्ट्रिक्ट तरह से उसका इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या की जाती है। ये न्यायिक संयम हुआ। लेकिन न्यायिक सक्रियता वो होती है जहां पे खासतौर से हमने पीआईएल वगैरह, जब से पीआईएल की प्रैक्टिस शुरू हुई है हमारे कोर्ट्स में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन केसेस में और भी केसेस में हमने देखा है कि न्यायपालिका सक्रियता दिखाती है। कई जगह पे जहां पे गाइडलाइंस की या किसी चीज की कमी है तो कोर्ट इलैबोरेटली उसके ऊपर अपना ओपिनियन रखता है। दूसरा ये कि सक्रियता में ये भी आ जाता है कि समाज का जो बदलता हुआ कॉन्टेक्स्ट है, जो बदलती हुई जरूरतें हैं, उसके हिसाब से कानून, क्योंकि काफी हमारे कानून हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं, जैसे काफी कॉलोनियल लॉ, सेडिशन का ही अगर बात कर ली जाए तो दिस इज नॉट सेक्शन जो एक सिविलाइज्ड कंट्री में, मतलब पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेडिशन का इस्तेमाल सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं जो आउटडेट हो गए हैं उनका, या फिर जो नहीं हुए हैं तो उनका बदलते हुए कॉन्टेक्स्ट में उनको इंटरप्रेट करना और अपनी समझ का उसमें इस्तेमाल करना, ये जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता कहलाती है। और कई मुद्दों में हमने देखा है कि ये हमारे ये डिमांड रही है पब्लिक की न्यायिक सक्रियता दिखाई जाए। एमसी मेहता के काफी जो एनवायरमेंटल लॉ के केसेस होते हैं उसमें जो कि पीआईएल जी थी अगेन, उनमें हमने देखा है न्यायिक सक्रियता देखी गई है कि कोर्ट ने खुद होकर कुछ एक्शंस लिए हैं। लेकिन हम पिछले कुछ सालों में ये देख रहे हैं कि ना तो न्यायिक संयम, ना न्यायिक सक्रियता, बल्कि हम देख रहे हैं कि न्यायिक कर्तव्यों का त्याग यानी जुडिशियल एब्डिकेशन किया जा रहा है। न्यायपालिका का जो कर्तव्य है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दे आर्टिकल 32 के तहत, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, और कोर्ट जो जुडिशरी की ड्यूटी है। हम देख रहे हैं कि ये जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, इसको इससे हाथ उठाए जा रहे हैं। कई केसेस में ऐसा किया गया है।
तो उनमें से कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो हमारा कश्मीर में जो इंटरनेट लॉकडाउन हुआ था उसी के बारे में अगर बात की जाए तो साल भर से ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन रहा और शुरू में तो लोग अपने घर वालों से बात भी नहीं कर पा रहे थे, टोटल शटडाउन था। फिर 2G आया, जिससे भी हमें पता है 2G से कुछ भी नहीं होता है। आई कांट इवन अटेंड अ जूम कॉल 2G इंटरनेट से। और इसी बीच में कोविड आ गया स्पेशली, और इस वजह से जो स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस ऑनलाइन वगैरह थी उन्हें बहुत नुकसान हुआ। बिजनेसेस जो ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, आजकल सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो इंटरनेट के माध्यम से हम सोशल मीडिया पे और सब तरह से अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, वो नहीं हो पा रहा था। तो ये सारे ही मौलिक अधिकारों का मुद्दा आ गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का जो एक फंडामेंटल राइट है, इन फंडामेंटल राइट्स का मुद्दा उठाया गया। और कोर्ट ने अनुराधा भासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2020 जनवरी का जो ये स्टेटमेंट था कि जिसमें कहा गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करना, ये आर्टिकल 19(1)A और 19(1)G के तहत मौलिक अधिकारों में आते हैं और ये सुरक्षित है। साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि इंटरनेट सस्पेंशन का कोई भी ऑर्डर जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशियल उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है, यानी इट्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और ये भी कहा कि कोई भी इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर अनिश्चित काल के लिए नहीं दिया जा सकता, आप टेम्परेली दे सकते हो लोकलाइज तरह से, और डिसप्रोपोर्शनेट एक्शंस नहीं ले सकते, मतलब अत्यधिक प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे, मगर कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे वो इन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से नहीं चले। कोर्ट के ऑर्डर्स थे तो जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस ही नहीं किया कोर्ट ने। इनफैक्ट जुडिशियल रिव्यू का जो कोर्ट का कर्तव्य था वो उसने दे दिया एक कमिटी को। एक कमिटी बनाई जो कि इन इंटरनेट सस्पेंशन के ऑर्डर्स को रिव्यू करेगी। नाउ द कमिटी विच वाज फॉर्म्ड ये होम मिनिस्ट्री के अंडर बनी थी, और जो इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर आया था वो भी होम मिनिस्ट्री के अंडर बना था, यानी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का एक्शन यानी इंटरनेट शटडाउन, जिसको रिव्यू करने की जिम्मेदारी जो कर्तव्य था वो न्यायपालिका का था, वो न्यायपालिका ने डेलीगेट करके वापस कार्यपालिका को दे दिया, यानी कार्यपालिका ऑल पावरफुल हो गई। उसका एक्शन, वो अपने केस में खुद जज बन गई, जो कि प्राकृतिक न्याय का जो प्रिंसिपल है, यू कांट बी अ जज इन योर ओन डिस्प्यूट, उसके खिलाफ जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ऑब्जर्वेशन के बावजूद जो कर्तव्य जुडिशियल रिव्यू का था वो नहीं निभाया गया। दूसरी चीज ये है कि हम अगर ये कमेटी जो है, अगर ये केंद्र सरकार, इसके 2 मेंबर्स केंद्र सरकार का हिस्सा हैं, तो केंद्र सरकार के ही एक्शंस पे केंद्र सरकार के ही मेंबर्स किस तरह से फैसला ले सकते हैं, तो अगेन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है और अगेन जुडिशियल एब्डिकेशन देखने को मिला। एक और केस जहां पे हमने इसी तरह का जुडिशियल एब्डिकेशन देखा वो था बाबरी डिस्प्यूट। ना बाबरी डिस्प्यूट का फैसला आने के बहुत पहले कोर्ट ने अपने हाथ उठा के मीडिएशन नेगोशिएशन के लिए मैटर भेजा था कि जो सारे पक्ष हैं वो आपस में इस डिस्प्यूट को सेटल कर लें। नाउ द थिंग इज कि इन कम्युनिटीज के बीच में जो बार्गेनिंग पावर है उसमें इतना ज्यादा फर्क है कि कोई भी आर्बिट्रेशन सफल नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे कोर्ट का कर्तव्य था कि कितना भी सेंसिटिव मैटर हो, आप डिसीजन देना उनका कर्तव्य था, और इस कर्तव्य से हाथ उठाने की कोशिश की गई। फिर आखिर में भी हमने देखा जो फैसला आया उसमें सेंसिटिव इशू की बात की जा रही थी, और कोर्ट ने अगेन ये नोट किया कि मस्जिद डेमोलिशन गलत था, क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन उसके बावजूद जो ये ऑब्जर्वेशन था, लेकिन निर्णय इसके विपरीत गया। उसके अलावा जो क्रिमिनल केस LK आडवाणी और उनके साथियों के खिलाफ था, उसमें CBI के स्पेशल कोर्ट ने उन लोगों को बरी कर दिया कि कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी थी ही नहीं। कई सालों के एविडेंस के बावजूद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इनकी क्रिमिनल कंस्पिरेसी नहीं थी, वो तो वहां पे भीड़ को रोकने गए थे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगेन सुप्रीम कोर्ट का जो कर्तव्य था कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को इम्प्लीमेंट करता और
डिसीजन चाहे कितना भी सेंसिटिव हो, मेजॉरिटी प्लीजिंग डिसीजन देने के बजाय इसको ठीक तरह से अगर सेटल किया जाता तो वो उस कर्तव्य से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फिर से हाथ उठाए। जो ऑब्जर्वेशन दिया निर्णय उसके विपरीत गया। ऑब्जर्वेशन सही दिया लेकिन निर्णय कम्युनल हार्मनी और सेंसिटिविटी के नाम पे बिल्कुल अलग दिया। बेसिकली ये कि मेजॉरिटी प्लीजिंग निर्णय दिया। आगे बढ़ के अगर हम सीए एनआरसी प्रोटेस्ट की बात करें तो इससे रिलेटेड भी कई मामलों पे जब जो भी पिटिशंस गए हैं कोर्ट तक उसमें जुडिशियल एब्डिकेशन देखने को मिला है। अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शाहीन बाग के मॉडल के जो प्रोटेस्ट हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है और कार्यपालिका इस तरह से मतलब पब्लिक स्पेसेस और सड़कें आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते और सरकार को जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्पेसेस क्लियर कराने चाहिए। ये डिसीजन हमें मिला था जस्टिस संजय कौल, अनुराधा बोस और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच से। और इन्होंने कहा कि किसी भी इनका ऑब्जर्वेशन अलग था। इनका ऑब्जर्वेशन था कि किसी भी कानून के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट का जो अधिकार है, प्रदर्शन जो कर सकते हैं आप, वो मौलिक अधिकारों में आता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि आप अनिश्चित काल के लिए पब्लिक स्पेसेस को बंद नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि अगर आपको सरकार से असहमति जतानी है तो आप ऐसे द वर्ड्स जो उन्होंने यूज किए थे वो थे डेजिग्नेटेड प्लेसेस, कुछ निर्दिष्ट जगहों पर जाकर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। नाउ बेंच ने कहा कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट इंटरनेट के माध्यम से बढ़ा, इसमें काफी सारे खतरे हैं, लेकिन ये नहीं एक्सप्लेन किया कि इस ऑब्जर्वेशन का हमारे ये जो असेंबल होने का जो मौलिक अधिकार है इससे क्या लेना देना है। और इस पर एक किताब है जियाउल सलाम और उज़्मा औसाफ की, शाहीन बाग फ्रॉम अ प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट। इस किताब में ये जजमेंट डिस्कस किया गया है और उसमें उन लोगों ने यही लिखा है कि कोर्ट ने ये नहीं कंसिडर किया कि ये निर्दिष्ट जगहें, ये डेजिग्नेटेड प्लेसेस कौन सी होंगी। जहां कई जगहें हैं जहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे जहां मैदान और पार्क्स नहीं हैं और ये इसमें प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे जाएं। लेकिन ऐसे ये बहुत ही एक वेग डिसीजन दिया गया जिसमें ये नहीं बताया गया कि स्टेट का क्या कर्तव्य है, कार्यपालिका का क्या कर्तव्य है कि वो ये डेजिग्नेटेड प्लेसेस बताए या दे। और दूसरा, अगर वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस बताएगा तो क्या, और या अगर नहीं बताएगा तो एक तरह से जो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे, केंद्र सरकार उनको बंद करा सकती है या वहां की जो तादाद बढ़ती जा रही थी उनको कम कर सकती है, क्योंकि वो किसी ऐसी जगह पे डेजिग्नेटेड प्लेस पे भेज सकती है जहां पे बहुत कम लोग गैदर सकते हो। तो इस तरह से अगेन मौलिक अधिकारों पे असर पड़ रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट और पीसफुल असेंबली का जो राइट है उस पर असर पड़ रहा है। एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की गई थी कि यहाँ पर 2 रूट्स ऐसे थे जो खुले हुए थे। सिर्फ एक रूट था जो बंद था और वो एक आर्टीरियल रूट था, यानी जिससे किसी की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी नहीं रुक रही थी। ट्रैफिक इनकन्वीनियंस, ऑल्सो मौलिक अधिकार जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और प्रोटेस्ट करने का जो मौलिक अधिकार है उसके सामने ट्रैफिक इनकन्वीनियंस का मैटर उसके आगे वो आर्ग्यूमेंट होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन था। और दूसरी चीज हमने डिस्कस करी कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस अगर सरकार इस पर अगर डेजिग्नेटेड प्लेसेस असाइन नहीं करती है तो एक तरह से उस सरकार के पास ये कंट्रोल पहुंच गया कि वो अपने खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को रोक सके या उनकी उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कम कर सके। एक और केस जहां हमने न्यायिक कर्तव्यों का त्याग देखा वो था, काफी सारे, ये मैटर में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यूएपीए और प्रेस फ्रीडम। तो हमने देखा पिछले साल में काफी जर्नलिस्ट जो हैं उनकी जर्नलिस्टिक फ्रीडम को तो रोका गया है, कईयों को मारा गया है, अरेस्ट किया गया है। हाथरस रेप केस पे रिपोर्ट करने वाले जो केरला के जर्नलिस्ट थे, सिद्दीक कप्पन जिनमें से थे, उन पे सेडिशन का केस लगाया गया है।
क्योंकि वो एक रेप केस को रिपोर्ट करने गए थे। तो इसके अलावा एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट सफूरा जरगार, खालिद सैफी, उमर खालिद, इन सब के केसेस में हमने देखा कि बिना किसी एविडेंस के, कोई एविडेंस नहीं है, नताशा नारवाल कि इन लोगों ने, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इन लोगों ने हिंसा जगाई, लेकिन उसके बावजूद यूएपीए जो कानून है उसके तहत इन लोगों को जेल में रखा गया है। और न्यायपालिका का ये कर्तव्य था कि वो उनकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है उसको, उसकी सुरक्षा करे, उसको अपहोल्ड करे, लेकिन हमने देखा कि ये कर्तव्य नहीं निभाया गया। लेकिन अगेन इसमें यूएपीए जो विधान पालिका की तरफ से आया है उसने भी उसके ऊपर भी काफी सवाल न्यायपालिका में उठे हैं, लेकिन उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया कि यूएपीए जो है ये संविधान के जो सिद्धांत हैं उसके खिलाफ है। तो इस मैटर में भी हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका अपने कर्तव्य से हाथ उठा रही है। इसके अलावा फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चालू हुए उसमें भी सेम वही पैटर्न रिपीट किया गया। पिटिशंस जो हैं अक्सर ऐसा देखने में आया कि केंद्र सरकार के पक्ष में रहे डिसीजंस, और 3 कृषि कानून थे जिनका इम्प्लीमेंटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन इसमें काफी वेग जो है ऑर्डर था। इसमें प्रॉब्लम्स ये थी कि स्टे ऑर्डर जिनके इम्प्लीमेंटेशन पे दिया उन कानूनों को आप स्टे करना और उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टे करना और कानून रद्द करना 2 अलग चीजें होती हैं। और अगर आप बिना उन कानूनों को कभी डिस्कस नहीं किया गया, उन पे बहस नहीं हुई, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स नहीं वहां पे डिस्कस किए गए कोर्ट्स में, और ये डिस्कस किए बिना अगर आप विधान पालिका के बनाए कानून के इम्प्लीमेंटेशन को स्टे दे रहे हैं तो दैट इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इसमें उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स केंद्र सरकार ने दिए उनको भी अप्रिशिएट किया है, और इसमें एक कंफ्यूजन नजर आता है कि क्या जुडिशरी के पास एक इस पॉलिसी और इकोनॉमिक डिसीजंस पे फैसला देने का हक है भी या नहीं। तो इस केस में यहाँ ये हुआ कि जब हमने देखा 1 सेकेंड, इस केस में किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत कराने के लिए एक कमेटी बनाई गई, राइट। तो इस कमेटी के जो मेंबर्स थे वो ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले ही कृषि कानूनों के लिए अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया हुआ था। तो एक तरह से वो केंद्र सरकार के पक्ष में हुए, इसमें किसानों का नेतृत्व करने वाला कोई मेंबर नहीं था। तो ये और किस तरह से अपॉइंट की गई, किस तरह से सिलेक्ट किए गए, इसके लिए गाइडलाइंस को जो कोर्ट को दी जानी चाहिए थी वो कुछ नहीं था। ये बिल्कुल एक नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत ये कमेटी जो है बनाई गई, और केंद्र सरकार को 2 महीने का एक ब्रीदिंग पीरियड दिया कि आप कमेटी से बातचीत में रहो। किसानों से बात करने के बजाय अब केंद्र सरकार किसानों जो उन पे प्रेशर डाल रहे थे उनसे बात करने के बजाय कमेटी से बात करने लगी, और किसान जिनको अपने खेत देखने वापस जाना है 2 महीने का समय उनके लिए बहुत लंबा है। इस तरह से एक तरह से ये प्रोटेस्ट को बंद करने और रोकने की तरफ इसका जो है रिजल्ट जाता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि न्यायपालिका ने अपने कर्तव्य उस तरह से नहीं निभाए जिस तरह से निभाए जाने चाहिए थे। नाउ संविधान के मुताबिक इन कृषि कानूनों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, जुडिशियल रिव्यू। आप बिना जुडिशियल रिव्यू यानी बिना डिस्कशन करे, जैसे हमने बात करी, आप इम्प्लीमेंटेशन स्टे नहीं कर सकते। ये जैसा मैंने बोला सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, क्योंकि इस पे पहले डीमेरिट्स और मेरिट्स पे बात होना चाहिए थी कानूनों की, जो कि नहीं हुई। सीधे सीधे बस इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे दे दिया गया, जो कि कभी भी रिवर्स किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके अलावा ये भी हुआ कि जो रिपोर्ट कमेटी की आएगी उसका आखिरी निर्णय पे क्या असर होगा, और उस पर निर्णय फाइनल जो डिसीजन है वो किस तरह से निर्भर करेगा, ये भी किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ये एक बहुत ही वेग ऑर्डर था, यहाँ पे किसी चीज का ढंग से रीजनिंग नहीं दी गई।
और आखिरी जो मैटर है जहां पे हमने अगेन देखा कि न्यायपालिका ने अपने कर्तव्य नहीं निभाया और जो कुछ वो कर सकती थी वो नहीं करा, वो था कोविड-19 का पैंडेमिक और कोविड-19 से रिलेटेड जो दूसरे इश्यूज इंडिया में खड़े हुए, जैसे माइग्रेंट क्राइसिस और अर्बन पुअर का जो क्राइसिस था फूड शेल्टर वगैरह को लेकर। ये तमाम क्राइसिस को संभालने के लिए न्यायपालिका बहुत कुछ कर सकती थी ना। न्यायपालिका ने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए कि हम पॉलिसी और इकोनॉमिक डिसीजंस पे या साइंटिफिक और मेडिकल फैक्टर्स, ये इन इश्यूज पे हम इन फैक्टर्स को कंसिडर करके इन इश्यूज पे निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का काम है। लेकिन दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि न्यायपालिका के कर्तव्य में और बहुत सारी चीजें आती हैं जो उसके पावर्स के अंडर हैं और जिन्हें वो इम्प्लीमेंट कर सकती थी। और ये क्या चीजें हैं? नाउ, हमारा लॉकडाउन शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिकग्नाइज किया एक मैटर, यानी सुओ मोटो एक्शन लिया, जिसमें उन्होंने कोविड के संबंध में उन्होंने जेल्स और जो करेक्शनल होम्स होते हैं इनको डीकंजेस्ट करने की, यानी कुछ हद तक खाली करने की का सुझाव दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, बल्कि स्टेट्स को नोटिस दिया ये करने का। और इसमें काफी हद तक जो है प्रिजन्स खाली किए गए थे, कुछ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और दूसरे जो कैदी होते हैं उनको रिलीज किया गया था, क्योंकि पैंडेमिक में मतलब इन जगहों पे ज्यादा क्राउड होने से बीमारी फैलने का खतरा था। और इसके लिए स्टेट्स ने हाई पावर्ड कमिटीज बनाई, क्योंकि न्यायपालिका ने उन्हें ये निर्देश दिया था। तो हमने यहाँ पे देखा किस तरह से थोड़ी सक्रियता दिखाने से कुछ हद तक रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन पैंडेमिक में लॉकडाउन शुरू होने के बाद इस तरह की सक्रियता नहीं दिखाई गई, खासतौर से माइग्रेंट क्राइसिस के केस में ऐसी सक्रियता नहीं दिखाई गई। और इसमें हमें देखने को मिला है कि जुडिशियल एब्डिकेशन की वजह से बहुत सारी इस आपदा के ऐसे रिजल्ट्स थे जो रोके जा सकते थे, लेकिन वो नहीं रुके। ये जो इश्यूज हैं जिन पर न्यायपालिका क्या डिसीजंस ले सकती थी और क्या उसके पास ये अधिकार था कि वो कुछ एक्शन ले सकती थी, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले जो हमने सुओ मोटो उसकी बात करी, उसके बाद कोर्ट ने सुओ मोटो तो छोड़िए, जो पिटिशंस उसके पास ले जाए गए वो तक ठीक से एंटरटेन नहीं करे, उन्हें डिसमिस कर दिया गया। और केंद्र सरकार ने जैसी पिक्चर कोर्ट को दिखाई वो वैसी की वैसी एक्सेप्ट कर ली गई। उनके कथन जो थे उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया कि तो उस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म के बजाय जुडिशियल एब्डिकेशन हमें देखने को फिर से मिला। तो कोर्ट का आर्ग्यूमेंट अगेन वही था कि उन कोर्ट के पास साइंटिफिक एक्सपर्टीज या पॉलिसी और इकोनॉमिक डिसीजन पे जो है कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि वो डिसीजन दे। लेकिन सरकार का कर्तव्य जो था, सरकार का कर्तव्य है अपने सिटीजन्स को सोशियो इकोनॉमिक राइट्स सिक्योर कराने का, जिसमें हमारे राइट टू लाइफ और राइट टू लाइवलीहुड और ये सब चीजें, राइट टू फूड शेल्टर सब कुछ आ जाता है, जो कि राइट टू लाइफ के अंडर आ जाते हैं। तो ये पता करना कि क्या सरकार अपना ये कर्तव्य निभा रही है, सरकार कोई चैरिटी नहीं कर रही है यहाँ पे माइग्रेंट्स को हेल्प करके, इट्स उनकी ड्यूटी है। तो क्या वो ये कर्तव्य निभा रही है या नहीं, ये देखना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको परखना। और इन जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं माइग्रेंट्स वगैरह के, इनकी जिम्मेदारी जो सरकार के ऊपर आपदा के समय में और भी बढ़ जाती है, वो निभा रही है सरकार या नहीं, ये भी देखना सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नाउ, भले ही फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर ये सब नहीं आते हैं, लेकिन राइट टू लाइफ आता है, आर्टिकल 21। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे जो पुराने जो डिसीजंस हैं उनमें कई बार ये नोट किया है कि राइट टू लाइफ मतलब सिर्फ जिंदा रहने का, जानवरों की तरह जिंदा रहने का राइट नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए जो उचित जीवन है उसका ये राइट है। राइट टू डिग्निटी भी इसमें आता है। और राइट टू डिग्निटी में राइट टू फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, आपका जो राइट टू साफ पानी भी, ये भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में ये डिसाइड किया गया है। तो इन
पुराने उदाहरणों को देखते हुए बहुत आसानी से सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में भी इंटरवीन कर सकती थी सिटीजन्स के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। और कम से कम 300 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनमें ये कहा गया है कि भारत जो है वो लोक कल्याण यानी वेलफेयर स्टेट है और स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो सिटीजन्स वेलफेयर पे काम करे। साथ ही संविधान में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए हुए हैं, यानी राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो वैसे तो डायरेक्टिव्स हैं, लेकिन आपदा के समय में, क्योंकि जब इंसान खुद अपने लिए राइट टू फूड शेल्टर वगैरह फूड और शेल्टर प्रोक्योर नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं रह जाते बल्कि ये मौलिक अधिकारों का रूप ले लेते हैं। और ये मौलिक अधिकार प्रदान करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये प्रदान हो रहे हैं ये देखना अगेन न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगेन जैसे हमने बात करी कि राइट टू लाइफ में राइट टू डिग्निटी भी आ जाता है, तो आपदा के समय में जैसे कोविड की जो क्राइसिस हुआ उसके समय में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अधिकार का रूप ले लेते हैं। और काफी कानून बनाए गए हैं विधानपालिका द्वारा जिनके तहत ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अब अधिकारों का रूप ले चुके हैं, जैसे हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, योर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर सोशल सिक्योरिटी मेंटेनेंस, और इस तरह के जितने वेलफेयर से रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फिर अधिकार का रूप ले लेते हैं और इनकी सुरक्षा करना कोर्ट का कर्तव्य है और इनको प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि हम पॉलिसी मैटर पे डिसीजन नहीं दे सकते। पॉलिसी मैटर या साइंटिफिक मैटर पे डिसीजन मांगा भी नहीं था, मौलिक अधिकारों की बात हो रही थी, माइग्रेंट वर्कर्स के और अर्बन पुअर के राइट टू फूड शेल्टर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात हो रही थी और इस पे डिसीजन दिया जा सकता था और ऐसा पहले कई बार किया गया है। कोर्ट ने कई बार लेजिस्लेचर का फंक्शन यानी विधानपालिका का फंक्शन निभाया है, जैसे कि हम देखेंगे विशाखा जजमेंट में जब सेक्सुअल हरासमेंट वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट पे जब गाइडलाइंस की कमी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लिख के दी थी। और एमसी मेहता के कई केसेस में, जैसे एमसी मेहता 1999 में एक केस था जिसमें 15 साल से ज्यादा उपयोग की जा चुकी गाड़ियों को डिस्कार्ड करने का आदेश आया था, ये साइंटिफिक मैटर हो गया। और गाड़ियों में सीएनजी का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था, ये भी साइंटिफिक मैटर पे निर्णय दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले साइंटिफिक या पॉलिसी मैटर्स पे निर्णय दिया नहीं है या लेजिस्लेचर का काम निभाया नहीं है। जब पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरत पड़ी है तो ये रोल निभाया गया है और ये न्यायिक सक्रियता का एग्जाम्पल है जिस न्यायिक सक्रियता की हमें इस कोविड क्राइसिस में सबसे ज्यादा जरूरत थी और जो नहीं दिखाई गई। ऑल वी नीडेड वाज एक एक्टिव जुडिशरी और वो हमें नहीं मिला। इसमें कोर्ट बहुत कुछ कर सकता था। कोर्ट अमाइकस अपॉइंट कर सकता था जो कोर्ट की तरफ से इंडिपेंडेंटली सरकार जो कथन दे रही है उनको वेरीफाई करे, या कोई कमेटी बिठाई जा सकती थी इंडिपेंडेंट, जो अगर आपको सॉलिसिटर जनरल आपको बोल रहे हैं कि एक भी माइग्रेंट सड़कों पे नहीं है, ऐसा बोला गया था, विच वॉज कम्प्लीटली फॉल्स। कोई भी न्यूज चैनल देख के कोर्ट ये वेरीफाई कर सकता था कि ये सच नहीं है। उनके कथन को फेस वैल्यू पे ले लिया गया और मान लिया गया। ये ही न्यायिक कर्तव्यों का एक बहुत बड़ा फेलियर हमें जो है देखने को मिला। और इंडिपेंडेंट कमिटीज अगर वेरिफिकेशन के लिए बैठी होती, अमाइकस अपॉइंट किए होते, तो इस तरह से ये सिचुएशन अराइज नहीं होती। कोविड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं इसमें आपका माइग्रेंट वर्कर्स का इशू आ जाता है, टेस्टिंग का इशू आ जाता है और भी इश्यूज हैं। नाउ 26 मार्च को लास्ट ईयर 2020 में आलोक श्रीवास्तव ने एक पिटिशन फाइल किया था कि बहुत ज्यादा तादाद में जो है माइग्रेंट सड़कों पे निकले हुए हैं और वो अपने होम स्टेट्स के लिए निकल रहे हैं और उनको शेल्टर और फूड जो है देना चाहिए और पानी और हेल्थ केयर वगैरह जो मेडिकेशन जो जरूरी है उनको प्रदान करा जाना चाहिए। और एक और पिटिशन इस तरह का फाइल हुआ था और ये दोनों की हियरिंग लास्ट ईयर मार्च में हुई एंड कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बोला कि हमने जो है 6 लाख माइग्रेंट्स को शेल्टर दिया है और 22 लाख को फूड दिया है, लेकिन कोर्ट का कर्तव्य था कि वो आगे बढ़ के ये पूछे कि व्हाट अबाउट जो बाकी लाखों और सड़कों पे घूम रहे हैं उनका क्या, बिकॉज हमने न्यूज देखी है किस तरह से लोग सड़कों पे खत्म हो रहे थे, बिना बीमारी के भूख प्यास से मर रहे थे।
तो इसमें कोर्ट का कर्तव्य था कि वो या तो सुओ मोटो रिकग्नाइज करता है या उसके सामने जो पिटिशन आए हैं उनकी तफ्तीश करके इस जो है सरकार के इस कथन को वेरीफाई करने की कोशिश करता कि वाकई इस तरह से सरकार को इनिशिएटिव ले रही है या नहीं, और क्या वाकई सड़क पे एक भी माइग्रेंट नहीं है, ये कथन में कितनी सच्चाई है, ये जानना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन कोर्ट ने अपना ये कर्तव्य नहीं निभाया और जो स्टेटस रिपोर्ट थी उसे फेस वैल्यू पे मान लिया। एक और चीज इसके बाद हमारा जो है हुई, जिसमें हर्ष मंदर और महुआ मोइत्रा ने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, उसका सुओ मोटो रिकग्निशन लिया कोर्ट ने, और हर्ष मंदर ने एक पिटिशन फाइल किया था माइग्रेंट्स के लिए, माइग्रेंट्स को पगार देने के लिए, क्योंकि वो अगेन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, और ये दोनों ही पिटिशन जो हैं डिसमिस हो गए, इन पे कोई कंक्लूसिव निर्णय नहीं हुआ और ये मैटर डिस्पोज हो गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बताया, कोर्ट ने उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो सही लगे आप वो एक्शन लो। तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही कर्तव्यों, उसे क्या कर्तव्य निभाना चाहिए नहीं चाहिए ये न्यायपालिका को उसे बताना चाहिए था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये मैटर सौंप दिया गया। फ्री टेस्ट के केस में भी हमने देखा कि बहुत कुछ था जो कोर्ट कर सकता था। नाउ इस टेस्ट का जो प्राइस था वो 4,500 रुपए पे कैप कर दिया गया था, जो कि काफी जो गरीब हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी लास्ट ईयर अप्रैल में। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ कोविड-19 के जो टेस्ट हैं वो फ्री में प्रोवाइड करें, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इमीडिएटली इस पे मुद्दा उठा दिया कि आप कुछ गरीब जो आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत की स्कीम से जो जुड़े हुए हैं उनको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, फिर बाकियों के लिए हमारा जो प्राइस फिक्स्ड है वो रहेगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया जो है हमारी केंद्र सरकार, उन्होंने भी इस प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस क्लेम को सपोर्ट किया कि हाँ यू कैन चार्ज, और आयुष्मान भारत वालों को सिर्फ फ्री में मिलेगा। लेकिन अबाउट 50 मिलियन लोग हैं जो गरीब तबके में आते हैं, जो कि आयुष्मान भारत से कवर्ड नहीं है और उनको वो ये टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके केस में क्या किया जाएगा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट को कर्तव्य निभाना था कि वो इसके बारे में गाइडलाइंस दे, लेकिन ये नहीं किया गया। ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कम से कम ये कर सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल से कहे कि टेस्ट फ्री में करे और गवर्नमेंट इन टेस्ट का पेमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को करे, मगर ये डायरेक्शन भी नहीं दिया गया। एंड 50 मिलियन पीपल जो कि आयुष्मान भारत में कवर्ड नहीं है, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया गया। अनदर थिंग जहाँ पे हमने देखा कि न्यायिक कर्तव्यों का त्याग किया गया वो था पीएम केयर्स फंड। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमने देखा कि इसको और पहली बात तो जब पीएम नेशनल रिलीफ फंड जैसे फंड्स हैं तो इस फंड की जरूरत क्या थी और किस तरह से, और इसकी जो सीएसआर से रिलेटेड जो पॉलिसी थी उन सब पे न्यायपालिका को जो डिसीजन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। ये इस मैटर को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए न्यायपालिका को आदेश देने चाहिए थे, वो नहीं दिए गए। आज भी पीएम केयर्स फंड पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि इतना जो पैसा इकट्ठा हुआ था ये गया कहाँ, बिकॉज अगेन वी रनिंग आउट ऑफ वैक्सीन, टेस्ट नहीं करे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, हर तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत अपोकलिप्टिक सिनारियो खड़ा हुआ है। तो ये पीएम केयर्स फंड में जो करोड़ों रुपए इकट्ठा हुए हैं ये कहाँ गए हैं, इसको इस बारे में पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यायपालिका का ये कर्तव्य है कि वो इस फंड को इन्वेस्टिगेट करे, इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इन सभी एग्जाम्पल्स को देखते हुए हमें आगे का एक सीन नजर आ रहा है कि किस तरह से आगे भी पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यायपालिका जो है वो तत्पर नहीं रही जिस तरह से थी। और कश्मीर क्राइसिस की बात की जाए, CANRC, दिल्ली पोग्राम, फार्मर्स प्रोटेस्ट, कोविड-19, ये सभी एग्जाम्पल्स इस तरफ पॉइंट करते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वो जुडिशियल एब्डिकेशन की तरफ जा रही है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी जो लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी जो है, और जिस लिबरल डेमोक्रेसी की
गार्जियन यानी जिसकी रक्षा करने के लिए न्यायपालिका एग्जिस्ट करती है वो अपना वो कर्तव्य नहीं निभा रही है। तो आगे आते आते शायद केंद्र सरकार के पावर्स और भी बढ़ते जाएंगे और ये वही सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है वो हमें अपनी आंखों के सामने खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे पावर सेंट्रलाइज हो रहे हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई सिस्टम इन ऑर्गन्स के बीच में रहा नहीं है। हमारे दूसरे भी इंस्टीट्यूशंस इस टॉपिक से हटके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, हम देख रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस की जो एक इंडिपेंडेंस जो था, जो ऑटोनॉमी थी, वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है। सो दीज आर, ये सब वार्निंग साइंस हैं कि हमारा जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप था वो खतरे में है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई होप मैं कुछ अपना मैसेज ठीक से रख पाई होंगी। हिंदी मैंने बहुत वक्त से बोली नहीं है तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा ख़राब है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट थैंक यू सो मच।